बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बच्चे, आज चूँकि जुम्मा है फिर लड़कों को जल्दी हो जाती है, इसलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा ऑलरेडी शुरू है लेजिस्लेशन का। लेजिस्लेशन में इस पर आपको एक क्वेश्चन तो कल करवाया था। इससे पहले जहाँ जहाँ इसका जिक्र आया थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर है। और आज जो हम करने लगे हैं, ये अलहदा करने का मकसद ये है कि बाज़ जो ज़्यादातर बच्चे निसार करते हैं गाइडों वगैरह पर, तो वो देखते हैं कि एक ही सवाल लिखा हुआ है लेजिस्लेशन पर, उसी में एडवांटेज हैं, उसी में डिसएडवांटेज हैं, उसी में सोर्सेज हैं, उसी में सब कुछ है। तो वो फिर उसी को उन्होंने रट्टा लगाया होता है। सवाल किसी तरह का है, उन्होंने लिखा है। जो सवाल को ट्विस्ट करता है एग्जामिनर, वो नहीं उनकी समझ में आती बात। तो अगर उसने मेरिट पूछे हैं तो मेरिट देने हैं, अगर दूसरी चीज़ कोई देनी है तो वो है। तो बाकी आपके पास जो किताबें हैं उनमें बाज़ अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, हेडिंग वगैरह बने हुए हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यही कहा कि जहाँ मेरे पास मटीरियल अच्छा है वो मैं उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देने की कोशिश करता हूँ। आप दोनों को मिक्स कर सकते हैं, या जो मैं देता हूँ जिनको वो अडॉप्ट करना चाहें तो वो कर लें। ये सारा अथेंटिक किस्म का मवाद आपको देते हैं हम, ताकि आप किसी तरह के कन्फ्यूजन में ना पड़े, तो बेहतर आपको थोड़ा सा चीज़ें मिले। आज जो हम टॉपिक करने लगे इसके पहले हेडिंग्स देख लें। ज़्यादातर हेल्पिंग बुक ने इसको टाइटल दिया हुआ है एडवांटेज ऑफ लॉ, एडवांटेज ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, यही आपने देखा होगा। तो ये इसके मुख्तलिफ हेडिंग आ सकते हैं, मुख्तलिफ तरह ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1 ये आपके सामने आता है, आप बल्कि के रीडिंग करें ताकि जल्दी जल्दी हम चलें। आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। कोशिश है कि 1 बजे पर 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाए। जी बेटा जल्दी से रीडिंग करें। सर जस्ट 3 स्टूडेंट्स है तो स्टार्ट कोई करूं। बात नहीं बेटा, शुरू करें। उनकी ड्यूटी थी, हमारी ड्यूटी नहीं थी। आप शुरू सर, करें। arguments in favor of legislation, why legislation is superior source of law, merits of legislation, superiority of law। इसमें एक और मैंने अभी बोला है, एडवांटेज ऑफ लेजिस्लेशन। जी सर। ठीक है, जी। तो असल में ये चौथा जो लिखा है ये भी लेजिस्लेशन का था लफ्ज़, सुपेरिटी ऑफ लेजिस्लेशन टू अदर सोर्सेज ऑफ लॉ। ये पूरा ये था, ये हाफ लिखा गया, ये इसको भी करेक्ट कर लें आप। ठीक है, तो ये आपके सामने 5 हेडिंग हमारे आगे। अब सवाल किसी तरह है, आपकी समझ में आ जाने थी कि ये आर्गूमेंट्स हैं जो इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन है। ये उसके बेनिफिट्स जो हमें बताए जा रहे हैं, उसके एडवांटेज हमें बताए जा रहे हैं, या मेरिट उसके बनते हैं वो बताए जा रहे हैं। इसके लिए आपने बड़े बचपन में शायद कुछ साइंसी फार्मूले पढ़े होंगे, लॉ में कभी नहीं सुना होगा। आज मैंने आपको एक फार्मूला कराना है। फार्मूला याद कर लिया तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। यही इस चीज़ लेक्चर में अहम बात है कि आपने अब गाइड अंदाज में नहीं करना, मेरा एक फार्मूला याद करना है। तो वो फार्मूला जो याद कर लेगा उसे सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। और वो ये 16 पॉइंट्स में लिखवाने लगा, 16 के 16 लिखेगा इंशाल्लाह। अगर पूरा सवाल एडवांटेज पर हुआ, 16 नंबर का हुआ, तो 16 नंबर मिलेंगे उसे। ठीक है जी, तो ये इसका आपने ये मैं नोट भी दे दी है कि ये 16 आर्गूमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन। और लफ्ज़ क्या है, लफ्ज़ आपके सामने आ गया, ये फार्मूला देख लें। ये इसको पढ़े बेटा जल्दी से। Note: the 16 arguments in favor of legislation can be easily remembered by using the formula AA double B double C D E F G हाँ, sinus L the first letter of each argument। बात समझ में आ गई। आपने अगर इस तरह याद करना है कि उसका एक लफ्ज़ तो बनता नहीं है, AA डबल बी डबल सी DEFG, ये अगर जेन में रखे कि सी के बाद डी आना है, ई आना है, एफ आना है, जी आना है, तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा। उसके साइनस, साइनस के भी ये अल्फाज हैं जो पहले पहले हरूफ है हमने जो आज पॉइंट्स करने हैं। एल भी एक लफ्ज़ आ जाएगा। अभी वो साथ साथ आते जाते हैं आपको, तो उनका पहला लफ्ज़ जेन पे लाएंगे, आखिर में फिर इसको रिपीट करेंगे। जिसके जेन में ये फार्मूला रह जाएगा उसे पता होगा कि डबल ए के साथ कौन कौन से लफाज हैं, डबल बी के साथ कौन से हैं, डबल सी के साथ कौन है, DEFG क्या है। तो वो 16 पॉइंट इंशाल्लाह लिख के आएगा। तो ये पॉइंट आपके सामने आ गए, पढ़े जल्दी से जी। Abrogative accessibility, bulk is reduced, benefits of law or profession, certainty, collective or socialist measure can be undertaken, डेमोक्रेटाइजेशन, democratization, डेमोक्रेटिक का लफ्ज democratize, सुना ना, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लॉ। जी जी, आगे।
Easy amendment formulated in advance, general in application, step forward, initiating change, no, no slavish obedience, unification, separate body makes codes, logical arrangement. लॉजिकल अरेंजमेंट्स, ये 16 चीज़ें आपने याद करनी है। ये हमारे हेडिंग है आपके सवाल के। सवाल नीचे वो फार्मूला फिर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें मैच करें, एब्रोगेटिव का ए, एक्सेसिबिलिटी का ए, बल्क का ए बी, बेनिफिट का बी, सी सर्टेनिटी का सी, कलेक्टिव का सी, डी डेमोक्रेटाइजेशन का, और उसके बाद आ गया आपका ई आ गया इजी का, फार्मूलेटेड में एफ आ गया, जी आ गया जनरल इन एप्लीकेशन। उसके बाद साइनस के देख ले, SINU, ठीक है। उसके बाद एस आ गया साइनस। एल के लिए क्या आ गया, लॉजिकल अरेंजमेंट्स। फार्मूला समझ में आया भाई? इतनी तो बात बता दें। जी बेटा जल्दी बोल। यस सर। आप इसको इस तरह याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको ये सवाल याद हो जाएगा। आज चार्ट नहीं मैंने दिया, चार्ट की जगह आपको फार्मूला करवा दिया है। तो ये नेक्स्ट एब्रोगेटिव पहला पॉइंट हमारा आ गया, इसको पढ़ें। ये थोड़े थोड़े लिखा हुआ है ताकि आप 16 पॉइंट लिख सके। जी बेटा जल्दी से पढ़े। Abrogative. Legislation is both constitutive and abrogative. All other sources are only constitutive. As soc- social condition change, it becomes necessary to make suitable changes in the laws, and the same can be brought about the amending, abrogating, or making new laws. हाँ जी, ये जो है लफ्ज की गलती, एक मिनट जरा होल्ड करें। जी आप लगा लेना कैमरा, हो रहा है जी। हाँ जी, एब्रोगेटिव ये आपने अभी पढ़ा है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने ये नहीं टोकना कि आपका तलफ़्फ़ुज़ किसका गलत है किसका सही है जी। इस तवक्का से, क्योंकि मेरे स्टूडेंट है, मुझे पता है इंशाल्लाह वो बेहतर कर लेंगे और बेहतर हो जाएगा, तो बेहतर हो जाएगी, उनकी जो स्पीकिंग है ठीक हो जाएगी। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि लेजिस्लेटिव की दो खसूसियात है। कॉन्स्टिट्यूटिव क्या मतलब है इससे, कि वो कानून बनाता है। एब्रोगेटिव कानून को ख़त्म भी करता है। ये सबसे तेज़ तरीन फार्मूला है कानून बनाने का और ख़त्म करने का। तो इसलिए ये अभी आप बाद में समझते हैं कि एब्रोगेट करने की खसूसियत कल भी हमने पढ़ी थी कि एब्रोगेट का मतलब किसी कानून बन गया है उसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता वही होता है कि लेजिस्लेशन कर दे, क्योंकि सेम पावर के साथ करेगी, सेम फोरम करेगा, तो वो बहुत अच्छा है। अगर उसमें चेंज करनी है तो वो भी कर सकता है। तो ये दोनों खसूसियात इसमें होती हैं। तो ये एब्रोगेटिव खसूसियात बहुत ज़रूरी होती है लॉ के लिए। बाज़ का ज़रूरत पड़ जाती है, जो दुनिया है, जो हालात हैं, जो वाक़ सबात, एक तगैर को लफ्ज़ आपने सुना है कि तब्दीलियाँ आती रहती हैं, उसके मुताबिक कवानीन को डालना पड़ता है। तो ये एब्रोगेटिव होगा तो वो ज़्यादा अच्छा कानून होगा। तो एब्रोगेटिव खसूसियात जो है वो लेजिस्लेशन में मौजूद है। ठीक हो गया भाई, नेक्स्ट जल्दी से पढ़ें। Accessibility. Statute law is easily accessible and therefore everyone may consult the law affecting themselves. If law is accessible, people will come to know what it is and are therefore more likely to follow it. एक्सेसिबिलिटी का लफ्ज़ समझने एक आसानी से हर आदमी की रसाई में होता है। क्यों? कानून बन जाता है तो हर आदमी को उसका उस तक पहुंचने की आज़ादी होती है कि ये आपके लिए लॉ है, ये स्टैचू लॉ है। हर आदमी स्टैचू लॉ खरीदेगा और उसको पढ़ लेगा। तो ये सबसे बड़ी खूबी है लेजिस्लेशन की। जो रस्म रिवाज है वो एक इलाके के कुछ है, हो सकता है दूसरे इलाके का बंदा है तो उसे पता ही ना चले रस्म रिवाज क्या है, क्यों शुरू हुआ है, किस लिए हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। एक ही रस्म रिवाज मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह मनाया जा रहा हो। इसलिए जो इसमें ये लेजिस्लेशन की ये खूबी है कि इसमें एक्सेसिबिलिटी बहुत होती है। हाँ भाई ये भी पढ़े जी बेटा। Bulk is reduced. Common law acts in
Bulk is reduced. Common law as enunciated in precedents is too bulky as there is a multiplication of cases and a maze of precedents. Statute law is in general brief, while case law is buried from sight and knowledge in the mass of records of bygone litigation. Case law is gold in the mine, a few grains of the precious metal to the ton of useless matter, while statute law is in corn of the realm ready for immediate use. अब ये इतनी अच्छी मिसाल आपको शायद ही कहीं से मिले कि बल्क इन रिड्यूस के बहुत ज़्यादा बल्क है, बहुत सा मवाद पड़ा है, उसको रिड्यूस करके लेजिस्लेशन जो है मुख्तसर सा कानून बना देती है। उसमें हर लफ्ज़ लिखा होता है और उसको उसकी पैरवी करना ज़रूरी है। मसलन प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एक आदमी का आप ढूंढते हैं कोई प्रेसिडेंट, आपको एक कोर्ट की कुछ मिल जाएगी, दूसरी कुछ, 100 प्रेसिडेंट मिल जाएंगे। अब आप कहते हैं जी मेरे केस से मुतल्लिका कौन सी प्रेसिडेंट है, आप ढूंढते ढूंढते फिर किसी 2-3 तक पहुंचेंगे कि ये मेरे केस से मुतल्लिका है, इसकी सिमिलरिटी जो है मिलती जुलती हैं मेरे केस के साथ, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बल्क बन जाते हैं। उसको लेजिस्लेशन रिड्यूस कर देती है। तो रिड्यूस क्या करती है, बड़ी अच्छी मिसाल, इससे अच्छी मिसाल शायद ही आपको मिले कि सोना पड़ा हुआ है किसी कान में, वहाँ वो बहुत सी चीज़ों में मिक्स, ऐसे नहीं सोना पड़ा होता तैयार बाद में, वो बहुत सी चीज़ों में से उसे साफ करके निकालना पड़ता है। एक टन के हिसाब से चीज़ें पड़ी, उसमें निकाल कर 1-2 ग्राम मिलेंगे। यही आप सोने की कानों के बारे में पढ़ें तो यही आपको मिलेगा। अब वो सोना कहते हैं ये सोने की कान है, तो सारा सोना नहीं है, सारा कचरा भी है, उधर बहुत सी और चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सी और मेटल मिक्स हैं, उसमें से अख्तरा करके उन्होंने एक चंद ग्राम सोना निकाल देना है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि आप एक ने चंद ग्रेन लेने हैं तो इतने बड़े ढेरों टनों के हिसाब से जो यूजलेस किस्म का मटेरियल उसमें से ढूंढने हैं। तो स्टैचू लॉ क्या करता है, वो एक काइन है, सोने का सिक्का है, काइन से उसे कान से निकाल कर उसमें से सोना अलहदा कर लिया, बाकी कचरा फेंक दिया गया है। वो जो सोना है उसको भी मजीद इस्तेमाल के काबिल बना दिया कि फर्ज करो सोने के सिक्के मुल्क में रिवाज पाए हुए हैं तो सोने का सिक्का बना दिया जिसको आप फौरी यूज़ कर सकते हैं। वो नेगोशिएबल है, आप सिक्का आपकी जेब में आप कहीं भी देकर उसके बदले में पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल है जो ये शो करती है कि बहुत ज़्यादा बल्क में से चंद चीज़ें तलाश करके लोगों के सामने जो कीमती चीज़ें हैं, जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो लेजिस्लेशन ये काम करता है। ये दूसरा लास्ट लाइन में एक लफ्ज़ है रेलियम, रेलियम पढ़ते हैं, हमारा उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ ऐसा है कि हम अमूमन लफ्ज़ को छोड़ते नहीं हैं, जो आज हम कहते हैं हमने ज़रूर बोलना है, तो ये रेलियम पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो एल साइलेंट है, वैसे रिम 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 करके बोलना है आपने। इसी तरह बाकी अल्फाज भी मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी डिक्शनरियाँ ज़रा यूज़ करें और इस तरह अल्फाज को बेहतर करते जाएँ। 2-4 माह बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे आप अच्छे से अंग्रेज़ों को मात देना शुरू कर देंगे। जी बेटा, कोई और है? फातिमा के अलावा कोई और है पढ़ने के लिए? आयदा थी? सर मैं पढ़ती हूँ। जी आप पढ़े, असरा पढ़ने लगी। जी बेटा, आ गई आपके साथ? हाँ जी। यस सर। Benefits to lawyers' profession. The logically articulated skeleton of the law due to codified legislation makes it easy even for lawyers to extract the principles of law. Saman. हाँ जी, ये क्या है बेनिफिट? बेनिफिट क्या है? बी, हम पहला लफ्ज़ पर गौर करना है। पहले डबल ए हो गया, एक बी हो गया, दूसरा बी आ गया, डबल बी आ गया हमारे सामने, डबल बी तक इसके बाद पूरा हो गया, उसके बाद सी वाले शुरू होंगे। तो ये क्या है? बेनिफिट टू लायर्स। सबसे ज़्यादा लॉ को इस्तेमाल किसने करना है? लायर्स ने। उन्होंने बहुत से लॉ पढ़ने हैं, कुछ उसमें से चूज़ करने हैं, जज के सामने पेश करना, उनके लिए तो बहुत फ़ायदे की बात हो कि बल्क पड़ा हुआ है उसमें से ढूंढे में प्रेसिडेंट, तो वो बहुत मुश्किल मिलेगी। जो स्टैचू लॉ है उसी को इंटरप्रिटेट करना है, सही तरह समझना है और जज तक बात पहुंचानी है अपनी। तो वो बेनिफिट ऑफ लायर्स सबसे ज़्यादा क्या है लेजिस्लेशन का? ये लायर्स को और प्रोफेशनल को ये फ़ायदा है। नेक्स्ट, Certainty. Case law produces gaps and uncertainties. Legislation makes the law certain. अब ये एक बड़ा हम एक ही पॉइंट किया क्योंकि सर्टेनिटी पर हम काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, वहाँ से थोड़ा सा मटेरियल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेन चीज़ की है, क्यों केस ला जो होता है, अभी बात हुई है कि 100 केस है, प्रेसिडेंट्स हैं पड़े हुए, उसमें से ढूंढना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस के जो पॉइंट्स हैं या मेरिट्स हैं वो हमारे वाले केस से मिल रहे हों। तो हम कोई दलील देते हैं तो उसमें हो सकता है उसके कुछ पॉइंट जो हमारे केस के हैं वो दूसरे पहले वाली जहाँ से हम प्रेसिडेंट दे रहे हैं कुछ फ़र्क हो, कोई गैप हो, अनसर्टन सा, और ये भी ना हमें पता हो कि जज ने कौन सी अडॉप्ट करना है।
तो केस लॉ प्रोड्यूसेस गैप्स एंड अनसर्टेनिटी, ठीक हो गया। तो लेजिस्लेशन इसके मुकाबले में बार बार हमने पढ़ा है कि लेजिस्लेशन मेक द लॉ सर्टन, बिल्कुल यकीनी हो जाता है कि लॉ ये है। ये सबसे बड़ी खूबी है, वो हमने दर्ज कर दी है। पहला सी हो गया। दूसरा, collective socialist measures can be undertaken. Legislation allows the government to undertake collective welfare schemes through welfare laws. Common laws, which is based upon individualism, is incapable of doing so. Some collective measures undertaken in the past by various legal systems are provision of free medical services, unemployment allowance, for example, in Canada, minimum wages, for example, in USA, minority reservations. हाँ जी, ये मिसालें भी साथ मैंने इसीलिए लिख दी हैं कि आपको याद हो कि ये कलेक्टिव क्या, इज्तिमाई सोशलिस्ट मेजर्स सोसाइटी के लिए, ये बेसिकली लफ्ज़ है सोसाइटियल, जो आपने पढ़ा था पीछे एक पॉइंट में। तो सोसाइटियल मेजर जो है ना वो लेने होते हैं, तो सोसाइटी के लिए इज्तिमाई तौर पर लेंगे, जो पूरी सोसाइटी के लिए, तभी वो कारआमद होंगे। तो वो लेने के लिए क्या सूरत है कि वो हमारे सामने कोई ऐसा सूरत हो, तो उसकी मिसालें हमने दे दी हैं। क्या क्या दे दी हैं कि प्रोविजन ऑफ द फ्री मेडिकल सर्विस, कोई देना चाहता है तो कलेक्टिव होगी ना, सबको एक जैसा। ये तो नहीं कहेंगे जी फलां कर ले फलाना ले। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कनाडा में शुरू हुआ है, सबके लिए, जितने हम अनएम्प्लॉयमेंट में हैं वो सारे एंजॉय कर सकते हैं। मिनिमम वेजेस दुनिया भर में बाज़ मुल्कों में किए हैं कि कम से कम तनख्वाह, तो अमेरिका में भी है, वहाँ का भी जिक्र आ गया। तो उसके बाद क्या है, मिनॉरिटी रिजर्वेशंस, मिनॉरिटीज़ का कोई राइट्स की बात है, हमारा ये डी पॉइंट है, तो वो भी उसमें कलेक्टिवली होगा। तो ये सारी चीज़ें एक खसूसियत के तौर पर दूसरा सी हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद जी रीडिंग करें। Democratization of law. The pro-legislation proponents argue that it is the people who elect the parliament which in turn make the law. Therefore, indirectly, it is the people who make the law. It is further argued that what you yourself make, you tend to obey. हाँ जी, ये आप देखें ना, इसमें बड़ा अच्छा असूल उन्होंने जिक्र कर दिया। डेमोक्रेटाइजेशन किस तरह होती है, इनडायरेक्ट है लेकिन है। लोग अपने नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, नुमाइंदा असेंबली में जाता है, वहाँ बैठ कर बहस मुबासा करते हैं, अपने अवाम के लिए जो फ़ायदेमंद समझते हैं उसको लॉ बना देते हैं। अब अगर एक इंसान कहता है जी मेरे नुमाइंदे ने ये लॉ का वोट दिया है, तो वो कहता है जी हाँ ये तो फिर मैं नहीं बनाया ना, मेरी भी पार्टिसिपेशन है ना, तो फिर उसको ओबे करने में भी उसका रुझान पैदा होता है, मिलान पैदा। टेंट से मुराद है रुझान और मिलान पैदा होना, कि यू टेंट टू ओबे, कि वो चाहता है कि फिर मैं इसको ओबे करूँ, कि मैं नहीं बनवाया मैं ही अमल ना करूँ, तो एक डेमोक्रेटिक सेंस जो है ना वो प्रिवेल करेगी। नेक्स्ट भाई। Easy amendment. If the system of parliament is working efficiently, amendment of past legislation become easy. हाँ जी, ये ई वाला आ गया हमारे फार्मूले के मुताबिक, ई वाला लफ्ज़ आ गया है। और इसमें क्या है कि अमेंडमेंट ईजी होती है। हमने पहले भी बात की है कि अगर अमेंडमेंट करनी है या चेंज करनी है तो लेजिस्लेशन सबसे आसान फोरम चूँकि होता है, पार्लियामेंट बनी होती है, मेम्बरान तैयार बैठे होते हैं कानून साजी के लिए, वो कोई अमेंडमेंट चाहते हैं तो अमेंडमेंट आ जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक 25-26 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है वो अमेंडमेंट ले आते हैं। पार्लियामेंट चूँकि मौजूद होती है वो कर लेती है। नेक्स्ट भाई, कोई और है भाई? दिन दो के अलावा आयदा थी और बच्चे थे, कौन कौन था? जल्दी से कोई और पढ़े। जी बेटा आप पढ़ ले। Formulated in advance, Parliament enacted legislation and courts are not ex post facto, that is, a court legislate in advance for the future, which in turn breeds certainty of law. In the case of judgment laws, one has to wait till a dispute arises. Judgment laws is in a way always ex post facto, whereas codified is pre-declared. अब ये थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं। आपके एक्स पोस्ट फैक्टो कि इससे क्या मुराद है कि बाद में उसका कोई असरअंदाज होना है। तो प्री डिक्लेयर क्या होता है कि लेजिस्लेशन पहले बन जाती है, उसके बाद फैसले आते हैं। और जजेस जो हैं वो जब फैसला करते हैं उससे पहले डिस्प्यूट अराइज होता है, एक कंप्लेनेंट पैदा होता है, एक पटिशनर पैदा होता है, वो कहता है जी मुझे एतराज़ है इस पर, वो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट जायज़ा लेती है, महीनों सालों लगते हैं, उसके बाद कोर्ट फैसला करती है। यानी कि जज अपना फैसला करने में उसका तखीर होता है। जज जो फार्मूला बना रहे हैं वो लेट आएगा, जबकि इंसाफ की फराहमी लेजिस्लेशन के ज़रिए तो ज़्यादा फिर ईजी हो जाएगी। अगर प्री डिक्लेयर है तो आसानी हो जाएगी ना, आम आदमी भी समझ लेगा कि ला तो ये है तो मेरा हक ये बनता है, तो वो कोर्ट में चला जाएगा, क्लियर बात देगा तो ज़्यादा आसानी से
तो फार्मूलेटेड इन एडवांस, लेजिस्लेशन जो है वो फार्मूलेटेड इन एडवांस होती है। नेक्स्ट 10। General in application, judgment clause is specific and deals with particular circumstances. Legislation lays down general rules and therefore wide range of cases are covered. A court is general in application. हाँ जी, तो ये बात पहले भी आई है, लेकिन यहाँ हमारे फार्मूले में होता है जनरल इन एप्लीकेशन से साफ मुराद ये है कि जो कोडिफाई लॉ होगा, जो लेजिस्लेशन है, वो सब लोगों के लिए एक जैसी होगी। उसकी एप्लीकेशन में फ़र्क नहीं होगा कि फ़लाँ के लिए ये और फ़लाँ के लिए ये, जनरल इन नेचर होगी और वही प्रिवेल करेगी। इसलिए ये ज़्यादा एक खूबी है लेजिस्लेशन की कि वो नेचर में जनरल होती है, कि सब के लिए एक जैसी होती है। 11 साइनस वाला शुरू हो गया जी। Step forward. D.D. Field, in his book Codification, argues that no country which has once exchanged codified law for the unwritten law has never changed back, which means that codified laws is good are better compared to judgment laws and constitutes a step forward in the development of the legal system. हाँ जी, ये भी स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप आके है कोडिफाइड लॉ जो है। ये उसकी मशहूर किताब थी, नाम भी उसका कोडिफिकेशन था, डॉक्टर फील्ड। तो वो क्या कहते हैं कि ये एक स्टेप आगे होता है कि हम मसला पैदा होने से पहले लॉ बता रहे हैं। अब स्टैचू लॉ है वो पहले पड़ा हुआ है, मसला क्रिएट हुआ है, सामने उसका हल पड़ा हुआ है। अगर वो जज लॉ पर आप डिपेंड करें कि जज मेड लॉ पर या अभी बाद में बनने लॉ, तो पहले डिस्प्यूट अराइज होगा, तो फिर उसके बाद हम कहेंगे कि तो ये तो कोडिफाई शक्ल में होगा तो वो सबसे अच्छा है। ये एक स्टेप दूसरे मसलों से बेहतर है। एक इसकी अजाफी खूबी है लेजिस्लेशन की कि वो स्टेप फॉरवर्ड रहता है, हमेशा अगली पोजीशन पर खेलता है। ठीक है बेटा, और कोई है भाई तीसरा आदमी? यस सर, मैं पढ़ती हूँ। जी बेटा आप पढ़े। Initiating change. Many a times the government wishes to initiate change in society, which it is unable to do without legislation. As we know, sudden and drastic changes do not take place in society very quickly, for mankind by its inherent nature is adverse to change. Therefore, if change is to be quickly and legally be infused into society, it has been to be through new laws legislated for that purpose. हाँ जी, इनिशिएटिंग चेंज। चेंज जो मैंने पहले भी कहा कि कोई भी सोसाइटी हो चेंज की ज़रूरत पड़ती है। थोड़े अरसे बाद वो पुराने लॉ ख़त्म हुए करने पड़ते हैं, नए बनाने पड़ते हैं, या उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लेजिस्लेशन जो है इनिशिएटिव लेने वाली चेंज होती है कि लेजिस्लेशन हमारे पास ऐसा फार्मूला है कि जब चाहे इनिशिएटिव ले। एक सादा सा फार्मूला है, एक एमएनए अपने हल्के में जाता है, लोग कहते हैं जी ये कानून होना चाहिए, वो उसी वक्त जाता है जाके असेंबली में दोस्तों से बात करता है, अपने लीडर से बात करता है, कहते जी ये लॉ आना चाहिए, मैं ये बिल पेश करता हूँ या गवर्नमेंट बनाए और पेश करे। तो इनिशिएटिव लेता है। चेंज, वो चेंज जो माशरे में आनी है। जैसे आप देखते हैं कि कोई वाक़या होता है, कोई ख़ास बच्चों के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ है पिछले दिनों, तो वो बहुत तेज़ी से लॉ बन गया उस पर, क्योंकि वो एक पब्लिक इशू बन गया, पूरे मुल्क के में बड़े रंजो गम के साथ उसको देखा गया, तो उसके लिए तेज़ी से लॉ बन गए। तो वो क्या लेजिस्लेशन चेंज की ज़रूरत थी, माशरे को सुधार के लिए एक नए लॉ की ज़रूरत थी। तो इस तरह की जो बात है ये खूबी सिर्फ लेजिस्लेशन में है, ये जज मेड लॉ में नहीं होती। जज लॉ मेड में उसी केस में आप देखें कि मुतालबा की इसे सरेआम फांसी दे नहीं हो सकी, क्योंकि जज तो पाबंद है कि जब तक वो स्टैचू लॉ नहीं कोई तब्दील करेगा वो नहीं करेगा। इसलिए ये बात चेंजेस जो है वो लेजिस्लेशन बेहतर तौर पर कर सकती है, इनिशिएट ले सकती है, चेंज कर सकती है। तो ये खूबी इसकी शुमार होनी चाहिए और इसमें शामिल है। जी बेरा आप पढ़ें भाई 13। No slavish obedience. Friedman points out that just because there is a court, it doesn't mean that a judge has to obey it like a slave. Judicial discretion and maneuverability exist in spite of courts. The French court gives ample scope for judges to use their discretion and jurisprudential acumen whilst deciding a case. In fact, in most democracies, a court can be declared ultra-vires or unconstitutional by the court. हाँ जी, ये आप स्लैविश से मुराद है कि गुलामाना अदाब नहीं है इसमें, कि जो लेजिस्लेशन है वो बहुत से अफराद मिलकर बनाते हैं। बाज़ का एक जज बैठा है, कोई केस का फैसला कर रहा है, उसे पता चलता है ये पॉइंट है, वो कोई दे देता है उस पर डिसीजन,
वो प्रेसिडेंट बन जाता है। बाज़ का 2 बैठे हैं वो कर रहे हैं तो वो शायद प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन जो लेजिस्लेशन है वो अमूमन लेजिस्लेचर करता है। लेजिस्लेचर वो कौमी असम्बली हो सकती है बाज़ मुल्कों में, बाज़ में कौमी असम्बली या सेनेट हो सकती है, फिर सदर हो सकता है। इसका मतलब है कि जब कौमी असम्बली बनाती है वो पहले एक कमेटी बनाते हैं जो रिसर्च करती है उस मौजू पर। जो कायमा कमेटी बनाते हैं वो सारी तहकीकात करती है, उसके सारा मवाद इकट्ठा करती है, उसको शार्ट लिस्ट करती है, फिर वो बाकी असम्बली में जाता है, वहाँ भी बहस मुबासा होता है, हर आदमी अपना ज़हन इस्तेमाल करता है, तो उसमें जो ला बनता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो लेजिस्लेशन की ये खूबी है कि वो बहुत से लोगों के जहन मिलकर वो एक चीज़ बनाई होती है। ये इसमें एक लफ्ज़ आया कि जिससे मुराद है कि हर आदमी को भूल सकता है, इंसान है, इंसान में ये खामी होती है कि वो बात चीज़ें भूल सकता है। तो एक आदमी बनाएगा, हो सकता है एक पहलू कोई ऐसा हो जो उसकी निगाह से उजल हो जाए। इसलिए ये कहना कि ये जो है अपना हम कहते हैं कि जज मेड लॉ है वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, बाज़ उसमें खामियाँ हो सकती हैं। आज वो ठीक है, हो सकता है कल वो ठीक ना रहेगा, लेकिन जो स्टैचू लॉ होगा असम्बली का बनाया वो ज़्यादा पायदार होगा। इसलिए इसमें ज़्यादा डेमोक्रेटिक भी है और इसमें ज़्यादा भी है, फिर वो उसकी फोर्स भी ज़्यादा होगी। वो एक बहुत बड़े अदारे ने बनाया हुआ है तो उसकी फोर्स, लीगल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कोई इलीगल हो तो जजों के पास बड़ा अख्तियार है। जज बास का तो एक ही जज जायजा ले रहे हो, बाज़ का कई लॉ ऐसे हैं जो जजेस ने गैर कानूनी करार दिए हैं, आइन के खिलाफ करार दिए हैं। बाज़ ने इसे अल्टा वारिस के किए, अल्टा वारिस के होते हैं जो कानून के खिलाफ हों, उससे बालातर होकर किया जाए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि जो भी लेजिस्लेशन होगी सिलेबस ओबीडेंस उसमें नहीं होगी। दूसरा है उसमें पाबंद होगा जज के कम से कम पहले से मौजूद लॉ को वो देखे, उसके जो मेन पॉइंट है उससे बाहर ना जाए। ये थोड़ा सा फ़र्क है। 14 Unification. Codes are also useful in unifying diverse jurisdictions. E.g., the Uniform Commercial Code of America unified the diverse commercial practices prevalent in different states of USA. Consolidation, which entails the putting into one statute which was previously to be found in several, also simplifies and reduces the bulk of law, e.g., the Transfer of Property Act 1882. Another example of unification of law due to codification is the bringing under one roof of 60 general systems and 300 particular systems prevailing in France by the French Code. हाँ जी, यूनिफिकेशन का काम करता है लेजिस्लेशन, जो है यूनिफिकेशन का काम करता है। ये एक मिसाल फ्रांस की दी है कि 60 जनरल सिस्टम जो 300 पार्टिकुलर सिस्टम जो प्रिवेल कर रहे हैं फ्रेंच कोड के अंडर, तो लेकिन वो यूनिफिकेशन कौन कर रहा है? फ्रेंच कोड कर रहा है। तो यूनिफिकेशन एक बड़ी लेजिस्लेशन की खूबी है कि ये जो चीज़ करता है मुख्तलिफ लॉ को कंबाइन कर देता है, उनकी जो मुश्तरका खसूसियात है उनको उभारता है, उनको वाजिया करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट। Separate body makes codes. Legislation enacted by Parliament is made by a separate body of persons and it is made with deliberation and debate. On the other hand, judicial hurry pressurize judge and chances of mistake increase. Further, normally judge-made laws is made by one judge, but courts and other parliament enacted legislation are made by more than one mind. The human mind is not infallible, and the judge is no exception. The wisdom of the legislature can therefore be regarded as a more reliable means of protection than the fancy of an individual judge. Dr. Sethna. आज ये एक उनका हवाला आपने दिया है। ये बात क्या है कि सेपरेट बॉडी मेक्स कोड को, जो बॉडी होती है लॉ बनाने की वो एक सेपरेट बॉडी है। जज बैठा है, उसके सामने केस है, वही केस सुन रहा है, वही बना रहा है। जबकि लेजिस्लेशन वाला जो है, लेजिस्लेचर जो है वो केस नहीं सुन रही, उसने तो कानून बनाना है। वो सुनने वाली बॉडी और बनाने वाली बॉडी अलग अलग है। अब वो जो कानून बनाएगा उसमें जनरलिटी ज़्यादा होगी, जनरल सेंस ज़्यादा होगी, जनरल पीपल की बात अलग होगी, एक कॉमन सी बात सारे मुल्क के शहरियों के लिए सोची जाएगी। इसलिए वो केस के हवाले से बाउंड नहीं होगी वो बात। तो ये सेपरेट बॉडी जो बना रही है ये खूबी है। सेपरेट बॉडी कोडिफाई लॉ बना रही है तो ये खूबी है लेजिस्लेशन की, ये उसकी खामी नहीं है। तो इसलिए वो, क्योंकि वो पार्शल हो जाएंगे, पार्शल नहीं है। बाज़ का कोई केस ऐसा है जज भी उसमें रो में बहता जाता है, उसमें बात होने वाली जो एक
फ़ज़ा है उस पर असंदाज होती है, एटमॉस्फेयर जो क्रिएट करते हैं वाज का तो वकील बड़े अमूमन होते हैं। वकील जो अमूमन कहते हैं अच्छा खासा कोई जालिम कोई खतून हो किसी पर कब्जा किया तो कहेंगे जनाब ये बेवा औरत, यतीम औरत, हालांकि उसने किसी पर कब्जा किया। वो इस तरह की बातें करके माहौल क्रिएट कर देंगे। माहौल क्रिएट करके तो उसमें फिर वो थोड़ा सा एक फेवरिज्म चल जाता है, थोड़ी सी कि जी औरत जात है इसका कुछ करे जी, इसी तरह की बातें वो करते हैं वकला। तो उससे अगर अलहदा बॉडी है जो सारे जज्बात से अलहदा होकर सोच रही है तो वो कोड जब बनाएगी तो वो उसकी खूबी के तौर पर शुमार होगा। हमारा ये 15वां नंबर था साइंस वाला जी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, Logical arrangement. Codified laws can be arranged in a simple, coherent, and logical manner. They may further be indexed, and therefore there is a case of reference which is returned, saves time, and is simpler to understand. लॉजिकल अरेंजमेंट इसकी होती है जो भी कोडिफाइड लब बनता है उसमें चैप्टर बनते हैं, उसमें आर्टिकल या बने होंगे या सेक्शन बने होंगे। आप कहते हैं जी मैंने इसका फलां पॉइंट देखना है तो आप कहें जी मुझे इस फलां लॉ का फलां सेक्शन जो है ना वो दिखा दे, उसका सब क्लास भी दिखा दे। आप ये 3 चीज़ें कहते हैं फ़ौरन वहाँ तक चलिए, आप कंप्यूटर में ये फीड करते हैं फ़ौरन वही पॉइंट सामने आ जाएगा। तो ये क्या है, लॉजिकल अरेंजमेंट है। अब लॉजिकल अरेंजमेंट लेजिस्लेशन में मुमकिन है, हो सकता है वो डिसीजन में इस तरह मुमकिन ना हो सके। तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, टाइम बचेगा लोगों का अगर लॉजिकल अरेंजमेंट होगा। अब हमारे ये 16 पॉइंट मुकम्मल हो गए, कंक्लूजन में हम करने लगे हैं, सिर्फ फाइनल टच देने लगे हैं। उसके बाद आप सब ने फार्मूला बताना है जितने मौजूद हैं वो ज़रा ज़हन में दोहरा लें। अब ये कौन पढ़ेगा कंक्लूजन? जी बेटा। Conclusion. There is no doubt that a complete code is better than a body of judiciary law. So great is the superiority of legislation over all other methods of legal evolution that the modern tendency is to acknowledge its claim exclusively and to discard the other instruments as relics RELICS of the इन्फेंसी ऑफ लॉ। ठीक है, ये यहाँ तक ही है। कंक्लूजन क्या है कि ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसको ज़्यादा तरजीह जाती है, इसको ज़्यादा बरतरी हासिल है लेजिस्लेशन को बाकी तमाम मेथड्स पर, और सबसे ज़्यादा इसे ही माना जाता है कि लेजिस्लेशन सबसे बेहतर है। ये कंक्लूजन आ गया जो हमारा मेन पॉइंट था। 3-4 हमने जो मेन पॉइंट बनाए थे। अब फार्मूला कौन कराएगा बेटा? असरा आप बताइए फार्मूला क्या, मैंने ज़ुबानी बताना है। असरा बेटा। सर मुझे फार्मूला की समझ नहीं आई। हाँ जी, किसी और को याद आए भाई जुबानी बोले फार्मूला है क्या, समझाने तो बात बाद में आएगी ना। ठीक है, कोई बोले भाई। कोई नहीं ये याद कर रहा। हाँ जी, फार्मूला याद क्या करना है? मैं जब भी फार्मूला करना है AA, BB, CC, DEFG, साइनस SINUSL, ये फार्मूला, और तो कुछ नहीं पूछा। अब समझ क्यों नहीं आई? ये सारे अल्फाज जो हैं जितनी ये पॉइंट 16 लिख बनते हैं, ये आप गिने ना अल्फ़ाबेट, ये 16 पॉइंट बनते हैं। 16 ही मैंने आपको खसूसियात बताई हैं लेजिस्लेशन की। आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन, मेरिट्स ऑफ लेजिस्लेशन, उसके बाद क्या है एडवांटेज ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक होगी बात कि व्हाट आर दी वाई दी लेजिस्लेशन इज सुपीरियर टू ऑल अदर सोर्सेज ऑफ लॉ। ये सवाल का जवाब इस फार्मूले में। अब इसमें पहला पॉइंट आ जाए एब्रोगेटिव ए। आप जब भी फार्मूला ज़हन में होगा आप कहेंगे जी पहले AA वाले कौन से पॉइंट है? एब्रोगेटिव, एक्सेसिबिलिटी, पहले इन 2 पॉइंट पर लिखें। उसके बाद याद करें BB कौन सा है? बल्क, बेनिफिट, 2 पॉइंट पर लिखें। C पर आगे सर्टेनिटी और कलेक्टिव, इन 2 पर लिखें। DEFG, डेमोक्रेटिक आ गया, इजी आ गया, फार्मूलेटेड आ गया, जर्नल आ गया। पहले ये पूरा हो गया लफ्ज़, उसके बाद साइनस पर आ जाए। स्टेप फॉरवर्ड S आ गया, इनिशिएटिंग I आ गया, नो सैल्वेज में से नो आ गया, N आ गया, U में आ गया यूनिफिकेशन में से। सेपरेट बॉडी मेक्स कोड्स, S वहाँ से आ गया, साइनस बन गया।
अब एक लफ्ज रह गया आपका एल, वो लॉजिकल अरेंजमेंट में से है। अब समझ आई है फार्मूले की? असरा बेटा जल्दी से बताइए। यस सर। यही बाकी लोग भी जल्दी से बताएं। यस सर, आ गई। बस इसको अब पहले आप इसको याद करें, ये इस तरह याद करें, डबल ए डबल बी डबल सी डी एफ जी साइनस एल। अब ये आपके जेहन में होगा जी एडवांटेज, फौरन जेहन में ये ले आए। उसके बाद एक एक पॉइंट याद करना शुरू कर दें। डबल ए के 2 पॉइंट याद करें, डबल बी के 2, डबल सी के 2, उसके बाद डी एफ जी। तरतीब से आप कहेंगे सी के बाद तो डी आता है, ई आता है, एफ आता है, जी आता है, अच्छा अच्छा ये ठीक है। उसके बाद साइनस में आ जाए। साइनस एक मुकम्मल चूंकि लफ्ज हमारा SINUS, इसके देखे कौन कौन से अल्फाज। एल, ये इस तरह आप कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये बहुत शुक्रिया। कल भी ये फार्मूला मैं सुनूंगा जिससे भी जो भी बच्चे आए होंगे। तो जो आज है चूंकि जुम्मा है, मैं ये इतना ही ख़त्म करने लगा हूँ। जो इसके MCQs थे ना, वो वही हैं जो कल दिए थे आपको, वो मैंने दोबारा आज करवाने थे, लेकिन इसलिए नहीं करवाए कि आप दोबारा अच्छी तरह देख लें, ज़रूरत पड़ेगी तो करवा रहे। जिन चीज़ों का आपको जवाब कल नहीं मिल रहा था या समझने में दिक्कत होती है वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, अभी हमने डीमेरिट्स करने हैं, वहाँ करेंगे। तो ये सारे जो MCQ हैं मुकम्मल लेजिस्लेशन पर यही MCQ हैं, तीनों सवालों के लिए। ठीक होगी बात, बहुत शुक्रिया। आप बाकी स्टूडेंट जो हैं उनके ये तो ज़ाहिर है जो मटेरियल भेजेंगे वो तो मिल जाएगा, तो लेक्चर का फिर उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा जब ये यूट्यूब पर जब भी ये लोड हो। तो बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, एनी क्वेश्चन? सर अभी तो जी सर अभी तो टाइम हो गया सर। जब आप कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, तो जो सोर्सेज ऑफ लॉ में आपने इक्विटी का एक टॉपिक करवाया था ना, उस पे एक एग्जांपल बता दीजिएगा, इंटरनेट पे उसकी एग्जांपल।